नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत झारखंड में विद्रोहों के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह जो सेशन है मूल रूप से जेपीएससी और झारखंड एसआई के साथ साथ झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या झारखंड में किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, वहां के लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ध्यान रखना है आपको। सेशन जो है कुल 4 पार्ट में मैंने विभाजित किया है और 4 पार्ट के अंतर्गत ही मैं इन झारखंड के विद्रोहों के इतिहास को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस पहले सेशन के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम झारखंड में आदिवासी विद्रोहों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से, क्यों और पहला विद्रोह किसने किया था, और मैप के साथ साथ हम लोग इसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब मीर कासिम को पराजित किया था तो उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और 12 अगस्त 1765 को जब यह संधि होती है तो इसके द्वारा जो बंगाल की दीवानी है वह अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। बंगाल प्रांत की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त होती है, अब प्राप्त हो गई। अब बंगाल प्रांत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो उस कालखंड में हम लोग आज का बांग्लादेश को भी हम लोग रखते हैं, बांग्लादेश को रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि वर्तमान पश्चिम बंगाल के साथ साथ हमारा बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये ध्यान रखिएगा, बिहार, उड़ीसा और झारखंड उस समय के बंगाल सूबा के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि आज का जो झारखंड है वह बंगाल सूबा के अंतर्गत था, तो जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है तो झारखंड भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद होता है क्या कि अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं और यह अवधि थी 1767 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारा पूर्वी सिंहभूम की ओर से झारखंड में अंग्रेज प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम की ओर से झारखंड में अंग्रेज प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम में उस समय ढाल वंश के राजाओं का शासन था और यहीं पर ढालभूमगढ़ के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह हुआ था। यहाँ पे उल्लेखनीय तथ्य है कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब अंग्रेजों ने सिंहभूम राज्य में प्रवेश किया था तो उस समय सिंहभूम में हम लोग 3 राजाओं का शासन देखते हैं, या 3 जगहों के 3 अलग अलग शासन के अंतर्गत हम लोग सिंहभूम को बांट करके चलते हैं। पहला था हमारा ढाल भूम, जहां पर ढाल शासकों का शासन था। पोरहाट देखते हैं तो यहाँ पर सिंह वंश के शासकों का शासन चल रहा था। वहीं कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान की जब बात करते हैं तो कोल्हान क्षेत्र में कोल आदिवासियों का शासन चल रहा था। और पहली बार हम लोग देखते हैं कि फर्गुसन के नेतृत्व में 1767 ईस्वी में आपका सिंहभूम पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैप में कि मिदनापुर जिले, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के ओर से यहाँ पर अंग्रेज पहली बार प्रवेश किए थे, ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कि उस समय ढालभूम का जो शासक था वो था आपका जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और उसके भाई नीमू ढाल को शासक बना दिया जाता है, जिसका विरोध जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया। अब जगन्नाथ ढाल का जो समर्थन है वहां की स्थानीय जनता के द्वारा किया जा रहा था और स्थानीय जनता के साथ मिलकर के जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर 10 वर्ष इस विद्रोह को सफलतापूर्वक चलाया था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये विद्रोह लगातार चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसमें बंगाल की दीवानी प्राप्त कर चुकी थी, उसने 2 सैन्य अधिकारियों, एक लेफ्टिनेंट रुक और दूसरा चार्ल्स मॉर्गन को ढाल विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है और लगातार विद्रोह चलते रहने के परिणाम स्वरूप अंग्रेज इससे कुपित हो जाते हैं, इससे उब जाते हैं और वो जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा फिर से स्वीकार
कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जगन्नाथ ढाल को ही फिर से 1777 ईस्वी में शासक स्वीकार कर लिया जाता है। और यहाँ पर जगन्नाथ ढाल जो है, यहाँ ध्यान रखना है कि 3 वर्षों तक अंग्रेजों को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। अब ये कर कितना था, तो पहले वर्ष आपको 2000 रुपया कर देना था जगन्नाथ ढाल को, दूसरे वर्ष बढ़ा करके 3000 रुपया कर दिया गया, और चौथे वर्ष बढ़ा करके तीसरे वर्ष बढ़ा करके 4000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था जगन्नाथ ढाल ने। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1800 ईस्वी में इस कर की राशि को बढ़ा करके 4267 रुपए कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कर के संबंध में, ये ध्यान रखिएगा। 2000, 3000, 4000 पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष, और 4267 रुपए 1800 ईस्वी में इस कर की राशि को बढ़ा करके कर दिया गया था। इसके पश्चात दूसरा सबसे प्रमुख विद्रोह है जो जिसे हम लोग पहाड़िया विद्रोह के रूप में जानते हैं, जो 1772 से लेकर के 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था। और यह हुआ कहां था, तो झारखंड के संथाल परगना के एरिया में। ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के एरिया में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संथाल परगना के आदिम जनजाति कौन थे, तो पहाड़िया जनजाति यहाँ की आदिम जनजाति थी, जिनकी 3 भाग हैं, माल पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। ये 3 जातियों में विभाजित की जाती है, आदिम जनजाति है। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर संथाल जनजाति को बसाना प्रारंभ कर दिया था। और ये ध्यान रखिएगा कि पहाड़िया जनजाति का जो विद्रोह था वह जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह इसे माना गया है। 1766 की जब हम लोग बात करते हैं तो इस विद्रोह का नेतृत्व रमना आहड़ी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ईस्वी सन के साथ आपको विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ एक अन्य तथ्य बताता चलूं कि इनके क्षेत्र विशेष का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। रमना आहड़ी के ही नेतृत्व में घसनिया पहाड़, जो कि आपका दुमका जिला में स्थित है, घसनिया पहाड़ में पहाड़िया जनजाति ने विद्रोह किया था। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो दुमका में ही आमगाछी पहाड़ के अंतर्गत करिया फुलहर, तारागाछी पहाड़ जो कि आपका राजमहल में है, वहां पर चंगरू सांवरिया और नायब सुरजा आदि के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जो कि विभिन्न पहाड़िया सरदार थे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि 1772 का जो विद्रोह हुआ था वह सूर्य चंगरू सांवरिया, पाचगे डोंबा पहाड़िया और करिया फुलहर इसमें शहीद हुए थे, और सनकारा महाराजा जो थे सुमेर सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहाड़िया विद्रोह के दौरान कहाँ के शासक की हत्या हुई थी, तो सनकारा महाराज की। यदि नाम पूछा तो सुमेर सिंह नाम ध्यान में आप रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो 1778 में जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व जगन्नाथ देव के द्वारा किया गया था। और इसका कारण क्या था, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि क्लीवलैंड ने पहाड़िया जनजाति को मिलने वाली जो सरकारी भत्ता था उसकी घोषणा की थी, और जगन्नाथ देव जो थे इस भत्ते को, जो सरकारी भत्ता था, इसे साजिश करार दिया था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं 1781 और 82 का विद्रोह। ये ध्यान रखिएगा, 1781-82 का विद्रोह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कारण क्या है इसका, तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो था यहाँ पर एक महिला शासिका करती है, जो कि सुल्तानाबाद की शासिका थी। सुल्तानाबाद महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विभिन्न पहाड़िया सरदारों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें भागलपुर जेल में डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जेल से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रानी सर्वेश्वरी को किस जेल में कैद किया गया था, तो भागलपुर जेल में कैद कर लिया गया था, जहां पर हम लोग देखते हैं कि 6 मई 1807 ईस्वी को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। अब पहाड़िया विद्रोह की बात करेंगे तो उस समय हम लोग देखते हैं कि भागलपुर का जो तत्कालीन जिलाधिकारी था उसका नाम था ऑगस्टल क्लीवलैंड। ऑगस्टल क्लीवलैंड उस समय का भागलपुर का तत्कालीन जिलाधिकारी था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं 1790 से लेकर के 1810 के मध्य अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का प्रवेश कराना प्रारंभ कर दिया। और उसी कालखंड में हम लोग देखते हैं
कि 1824 ईस्वी में संथाल परगना के क्षेत्र को दामिने कोह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पर्वत का आंचल, ध्यान रखिएगा, पर्वत का आंचल या दामिने कोह का गठन 1824 ईस्वी में किया था और पश्चिम बंगाल के एरिया से होते हुए संथाल जो है वो संथाल परगना के एरिया में प्रवेश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये मिदनापुर के मूल निवासी थे, जहां पर इन्हें सौतार भी कहा जाता था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1855-56 में जब झारखंड में हमारा संथाल हुल या संथाल विद्रोह हुआ था, तो उस कालखंड में भी विभिन्न पहाड़िया सरदारों के नेतृत्व में संथाल परगना में विद्रोह होता है, परंतु अंग्रेजों ने अपने अति विशिष्ट सैन्य बल के सहायता के द्वारा इसका दमन कर दिया था। 1855-56 का जब संथाल हुल हुआ था, तो उस समय ध्यान रखना है हमें कि पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व करता थे सुंदरा पहाड़िया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब छुपे हुए प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के समय होने वाले पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे सुंदरा पहाड़िया। इसके पश्चात हम लोग आते हैं घटवाल विद्रोह, और घटवाल विद्रोह 1772 से लेकर के 1773 ईस्वी के मध्य हुआ था। ध्यान रखना है हमें कि यह रामगढ़ राज्य के अंतर्गत हुआ था। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस मैप को ध्यान में रखिएगा, रामगढ़ राज्य के अंतर्गत घटवाल निवास करते थे। घटवाल थे कौन? एक्चुअली यहां से ही प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको कि पहाड़ियों या घाटों, घाट या रास्ता जिसे हम लोग बोलते हैं, घाटों या रास्तों से महसूल या कर वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता था। ये लोग रास्ता, पहाड़ी रास्ता जो होता था उनको सुरक्षित रखते थे, जंगली जानवरों से दूर रखते थे उस रास्तों से, साथ ही साथ वहां पर चोरी डकैती आदि को भी ये लोग रोक करके रखते थे। इसीलिए उन रास्तों पर, पहाड़ी रास्तों पर ये लोग कर वसूल करते थे और ये इनकी आजीविका का मुख्य साधन भी होता था। अब हुआ क्या कि 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग, विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ राज्य के घटवालों के द्वारा विद्रोह किया गया। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, इसी विद्रोह को हम लोग घटवाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस विद्रोह का मूल कारण क्या था कि रामगढ़ के तत्कालीन शासक थे मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। अब कोई प्रजा अपने शासक के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को बर्दाश्त किस प्रकार से करेगी, तो यहाँ पर इसी कारण को लेकर के मुकुंद सिंह और वहां निवास करने वाले घटवालों ने विद्रोह कर दिया था। अब इसका मूल कारण क्या था कि अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया था। तो इसका मूल कारण था कि रामगढ़ शासक जो मुकुंद सिंह थे और उनके संबंधी तेज सिंह के मध्य उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है और अंग्रेजों ने तेज सिंह का साथ दिया था, क्योंकि तेज सिंह अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे जो कि मुकुंद सिंह उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे या नहीं करवा रहे थे, ये ध्यान रखना है। तब अब हुआ क्या, तो कैप्टन जैकब कैमक और तेज सिंह के द्वारा मुकुंद सिंह पर हमला कर दिया जाता है और इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि उस कालखंड में 6 और जो चंपा राज्य की रियासतें थी, साथ ही साथ जो घटवाल थे, उन्होंने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब घटवालों और 6 और चंपा राज्य के रैयतों को यह लगा कि मुकुंद सिंह को इस युद्ध में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, वो जीत नहीं सकते हैं, और अंग्रेजों और तेज सिंह के द्वारा समझाने बुझाने पर घटवालों ने इस विद्रोह से वापस पीछे हटना स्वीकार कर लिया। युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, परंतु युद्ध इसमें नहीं हुई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता घटवाल विद्रोह की यही मानी जाती है। इसके पश्चात आते हैं तमाड़ विद्रोह में, जो 1782 से लेकर 1820 ईस्वी के मध्य रांची और खूंटी के मध्य हुआ था। रांची और खूंटी वर्तमान जिले हैं। उस समय तमाड़ यहाँ पर आपका एक क्षेत्र था जहां पर मुंडा जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। मुंडा जनजाति निवास करती थी। अब ये तमाड़ विद्रोह जो था, ये बेसिकली हमारा मुंडा जनजाति का विद्रोह था और इसका मूल केंद्र छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र में था। विद्रोह का कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण था कि आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया। किसके द्वारा, तो अंग्रेजी कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासियों को उनकी जमीनों से, उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं
कि जो भी तहसीलदार थे अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त जमींदार और गैर आदिवासियों के द्वारा इन आदिवासियों का शोषण किया जाता था। गैर आदिवासियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो चीजों का हमें रखना है। पहला साहूकार, साहूकार और दूसरा सूदखोर। अब ये लोग बाहर से आकर के तमाड़ क्षेत्र में बस जाते हैं और जब आदिवासियों से अंग्रेज लगान वसूल कर रहे होते थे तो जब वो लगान नहीं चुका पा रहे थे तो उनसे ऊंचे कीमत पर या ऊंचे ब्याज दरों पर उन्हें पैसे देते थे ताकि वो अंग्रेजों को लगान चुका पाए। तो इन गैर आदिवासियों को यहाँ निवास करने वाले मूल निवासी या आदिवासियों ने दिकू कहना प्रारंभ कर दिया। दिकू का आशय होता है दिक या परेशान करने वाला, दिक या परेशान करने वाला दिकू का आशय होता है। तो साहूकारों और सूदखोरों को तमाड़ के आदिवासियों या संपूर्ण झारखंड के लोगों के द्वारा दिकू कहा गया, जो कि इन्हें परेशान करते थे, दिक करते थे और साथ ही साथ इनका शोषण भी करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कारण और महत्वपूर्ण कारण था कि छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी शासक थे वो भी अपनी प्रजा का अत्याचार और शोषण करने में लगे रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि इस मुंडा जनजाति ने तमाड़ विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। और ध्यान रखिएगा कि यह विद्रोह काफी लंबी अवधि तक चला था, लगभग 38 वर्ष, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लगभग 40 वर्षों की अवधि तक लगातार यह विद्रोह चलता रहा। विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं या मुंडा सरदारों के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेट और उसके नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता में। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेट के साथ में दमनकर्ता का नाम भी बराबर पूछा जाता है। सबसे पहले 1782 ईस्वी का विद्रोह हुआ जिसमें विभिन्न मुंडा सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इसका दमन जो है 1783 ईस्वी के दिसंबर महीने में मेजर जेम्स क्राफर्ड ने इस विद्रोह का दमन किया था। 1789 ईस्वी के विद्रोह का को अगर हम लोग देखें तो इसका नेतृत्व विष्णु मानकी और मौजी मानकी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर हुआ एक मूल कारण भी ध्यान रखिएगा कि मुंडाओं के द्वारा कर देने से इनकार किया गया और विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में 1789 ईस्वी में तमाड़ के क्षेत्र में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व जुलाई 1789 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा किया जाता है। लेफ्टिनेंट कूपर ने इस विद्रोह का दमन किया था। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं 1794 के विद्रोह को, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा जैसे विभिन्न मुंडा सरदारों के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व 1794 ईस्वी में किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन जो जमींदार थे या जो मुंडा सरदार थे इनके नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा उनके क्षेत्र के साथ में। अब 1807 ईस्वी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व दुखन शाही मुंडा के द्वारा किया गया था, जिसका दमन जो है कैप्टन रफसेज ने किया था। 1810 ईस्वी के विद्रोह की बात करेंगे तो बख्तर शाह, ये ध्यान रखिएगा, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेट के साथ में आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि बड़ा अल्टर है ये नाम, बख्तर शाह। ठीक है, बख्तर शाह जो कि नावागढ़ का जागीरदार था, उसने इस तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था और लेफ्टिनेंट एच ऑर्डिनल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बख्तर शाह वाला, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे जेपीएससी या आने वाले झारखंड एसआई में इसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1819 ईस्वी की बात करेंगे तो उसमें विद्रोह का नेतृत्व मदरा मुंडा, रुदन मुंडा, कुंता मुंडा और अन्य विभिन्न मुंडा सरदारों के नेतृत्व में 1819 का तमाड़ क्षेत्र के मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था और पुनः मेजर रफसेज और एजे कॉल्विन के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि जुलाई 1820 में रुदन मुंडा एवं मार्च 1821 ईस्वी में कुंता मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कालांतर में विद्रोह समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हम लोग 1794 के विद्रोह की बात करेंगे जो हम लोग पूर्व में नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर देख चुके थे और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 1794 का विद्रोह और सबसे तीव्र विद्रोह के रूप में भी इसे जाना जाता है।
तो 1794 का जब विद्रोह की बात करते हैं तो तमाड़ के शासक थे गोविंद शाही। गोविंद शाही ने रफसे से मुंडा सरदारों के विरुद्ध विद्रोह जो हुआ था उसके विरुद्ध सहायता मांगी थी, और अंग्रेजों का जो समर्थन था वह राहे के राजा नरेंद्र शाही ने भी किया था। इस विद्रोह का दमन अप्रैल 1798 में कैप्टन लीमंड और कैप्टन बीबेन के द्वारा कर दिया जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि भोलानाथ सिंह जो कि इसके एक प्रमुख नेतृत्व करता थे विद्रोह के, उसको कैप्टन बेन ने गिरफ्तार किया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1794 का जो विद्रोह था यह विद्रोह मूलतः राहे के शासक थे नरेंद्र शाही, उनके विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। तो आज के इस सेशन में हम लोग तमाड़ के विद्रोह तक को ही देखेंगे। आगे आने वाले सेशन में हम लोग पार्ट 2, 3 और 4 के अंतर्गत अन्य विद्रोहों को देखेंगे। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।